Now beta, if we see the series of chapter what we have started, the series of chapters what we have started, the first we saw was company final accounts, which was P&L and balance sheet. Then we started with the chapter of analysis of financial statements. मतलब हमने जो थर्ड चैप्टर में financial statements जो हमने सीखे, चैप्टर नंबर 4 में उसका एनालिसिस हमने करना सीखा. Then उसी एनालिसिस को एक्सटेंशन मिला in the chapter of ratios, कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ही माना जाएगा रेशियोज. और अब हम जो ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज माय कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. नाउ इफ आई एम अ पब्लिक कंपनी, then this cash flow statement is again considered as one of the most important financial statement. अगर हम क्या हैं, पब्लिक कंपनी है, तो फॉर अ पब्लिक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी को प्रेजेंट करना पड़ता है टू द शेयर होल्डर्स. जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, द कंपनी नीड्स टू प्रेजेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट टू देयर shareholders. Now as the name suggests, cash flow statement, तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या कि भाई बिजनेस में कितने कैश का इनफ्लो हुआ है और बिजनेस में कितने कैश का आउटफ्लो हुआ है. कॉमन सेंस, यस और नो? बेटा क्या आएगा? बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और बिजनेस में कितने कैश का आउटफ्लो हो रहा है. अब एज अ बिजनेस, नाउ दिस इज अ company, share capital मतलब it's a public company. तो just imagine there are so many activities which results into what? Cash inflow. There are so many activities which results into cash outflow. जस्ट इमेजिन कितनी सारी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन हमने उन एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर दिया है और वो तीनों एक्टिविटीज हमको सीखनी है. कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की 3 एक्टिविटी है. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कितनी एक्टिविटी में बाइफरकेट कर दिया? 3. कौन सी 3? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंस एक्टिविटी. मतलब तुम्हारे दिमाग में एज अ कंपनी तुम्हारे दिमाग में कंपनी के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन तुम सोच सकते हो, तुम सोच लो कि जिस वजह से क्या आया, या तो कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ है या तो कंपनी से कैश का आउटफ्लो हुआ है. वो सारी एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई कर दिया इनटू मेजर 3 एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब उसमें से आज हमें क्या सीखना है? वी नीड टू लर्न ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या? कि the activities which are done to generate income for the business. I will do those activities which will generate income for the business, or I would do my day-to-day routine activities, and if I am doing those day-to-day routine activities, what it will result into generation of income for the business. But can I say हर एक बिजनेस का नेचर अलग अलग है और हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी फिर कैसा होगा? अलग अलग है. से इफ आई एम अ 2-wheeler dealer, who am I? A 2-wheeler dealer. तो what will be my operating activities? Purchase and sale of 2-wheelers. लेकिन आज अगर मैं बैंकिंग कंपनी हूं, बैंकिंग कंपनी, तो मेरा काम क्या है? अगर बैंकिंग कंपनी हो तो व्हाट विल बी माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना एंड देन लोगों को लोन लेंड करना. से इफ आई एम अ इंश्योरेंस कंपनी, तो व्हाट विल बी माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? इफ आई एम इनटू इंश्योरेंस, तो व्हाट विल बी माय एक्टिविटी? लोगों से
बेटा प्रेम लेना, प्रीमियम लेना एंड देन लोगों के क्लेम को सेटलमेंट करना। तो हर एक बिजनेस का नेचर कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हर एक बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कैसी होगी, इट विल डेफिनेटली बी अ डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? द एक्टिविटी व्हिच वुड जनरेट व्हाट, इनकम फॉर द बिजनेस। तो क्या ना इसे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अगर बारे में जानना है जिससे जनरेट क्या होता है, इनकम, तो क्या ना इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is a right statement where I can see the income generation। हम उसमें दिखाते हैं कि बिजनेस में कितनी इनकम आ रही है, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, पूरा डे टू डे रूटीन एक्टिविटी वो पीएनएल में हम डिपिक्ट करते हैं। अरे हाँ के ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पीएनएल से हमको वो सारी आइटम्स हमको मिलेंगी कि कौन कौन सी आइटम को हमको लेना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कम टू नो कि व्हाट इज माय कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज दैट एक्टिविटी इज गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, इनकम, एंड द इनकम ऑफ अ बिजनेस इज नोन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम फ्रॉम द बिजनेस इज नोन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन। मैं प्रॉफिट एंड ये लॉस अकाउंट एक ऐसा वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बना दे रहा हूं, फटाफट, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल ऐसा बना दे रहा हूं मैं टी फॉर्म में। अब टी फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो डेबिट साइड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो सारी चीजें मैं लिखूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या? अभी इनसे पूछा, इनको समझ में नहीं आ रहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नताशा को क्या होता है बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस? क्या ऐसे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं वो क्या है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मान लो वो कितने हैं मेरे 50,000। क्या ऐसे देयर विल बी सम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं ना, या तो हम उसको अच्छा नाम अगर हम कहें, अच्छा नाम नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं कुछ, या तो कुछ प्रोविजंस भी हम देखते हैं पीएनएल के कौन से साइड, डेबिट साइड। जैसे 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 डेप्रिसिएशन है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, मान लो उसका अमाउंट कितना है 10,000। देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वी हैव प्रोविजन फॉर व्हाट, टैक्सेशन, मान लो 5,000। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या कि हमने प्रॉफिट में से साइड में रख दिए 5,000 रुपए क्या भरने के लिए, लेकिन अभी तक टैक्स भरा, तो वो सारे क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस और प्रोविजंस। वो भी हमको दिखते कहां है, पीएनएल के डेबिट साइड। ठीक है, ठीक है। પછી पीएनएल के क्रेडिट साइड कहना से हमें दिखती है ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या दिखती है कि भाई हमने सामान वामान बेचा जिससे हमको पैसे आएंगे। अब मान लो सामान बेचा है, हमको कितना रुपया मिला, 1 लाख रुपया मिल रहा है। सामान बेच के हमको कितना पैसा मिल रहा है, 1 लाख। क्या से कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी देखने को मिलेगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का मतलब क्या, बैठे बिठाए पैसे आ रहे हैं कुछ करे बगैर, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। कहना से ये तुम्हारे डे टू डे ऑपरेशन के रिलेटेड एक्टिविटी है नहीं। मान लो 5,000 रुपए आए, फिर तुमने प्रॉफिट करा ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका है 2,000 रुपया। ऐसी कुछ हम आइटम्स लिख के पीएनएल को ड्राफ्ट करेंगे। अरे પછી अगर હું टोटल करूं तो बेटा मारो प्रॉफिट કેટલો આવે છે, व्हाट्स माय प्रॉफिट, जरा चेक करो कितना आ रहा है। ये 1,07,000 और ये भी है 1,07,000। उसमें से ये सारी आइटम माइनस करो, 40 कितना आला, 42,000 आया, बराबर है। तो 42,000 क्या है, मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बोले तो क्या कि वो मेरी इनकम है। लेकिन ये वाले प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे हमारे ऑपरेशंस के रिलेटेड, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिससे पैसे, और ये ऑपरेटिंग इनकम है जिससे पैसे।
तो मेरा नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ? कैश इनफ्लो कितना आया? 1 लाख और गए कितने? तो कैश का इनफ्लो है 1 लाख ने आउटफ्लो है 50,000। तो नेट कितना पैसा आया अपने पास? नेट कितना पैसा आया? 50,000। बट समझ में आया क्या बनाया? नहीं, कुछ नहीं। See, operating activities, as I said, it's a income generating activities. जो डे टू डे एक्टिविटीज हम करेंगे उसको लिखते कहाँ हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर मुझे जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो आया, तो मेरे को कहाँ जाने का? पीएनएल में। पीएनएल में, लेकिन पीएनएल में अगर देखना है तो एज द नेम सजेस्ट व्हाट, तो मेरे को वही उठाने का ना, ऑपरेटिंग इनकम, और उसमें से क्या माइनस करने के, तो मेरे को पता चल जाएगा कितने पैसे आए कितने पैसे गए। हाँ के ना? हाँ के ना? अब क्या वैसे ये जो मैंने 1 लाख में से 50,000 सीधा माइनस कर दिया, आंसर एकदम तुरंत फटाफट आ गया। क्या से आंसर एक और तरीके से भी आ सकता है? कैसे? आंसर एक और तरीके से कैसे आएगा? क्या से ये तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 52,000। वही लिखा है, देख लिखा वही है। प्रॉफिट कितना आया? 42,000। नाउ हाउ यू डिराइव्ड दिस प्रॉफिट? क्रेडिट साइड में सारी आइटम ऐड करी, डेबिट साइड की ये माइनस करी, और उससे मैंने प्रॉफिट डिराइव करा। अब कहना से ये जो प्रॉफिट 42,000 आया उसमें हमने ऑपरेटिंग इनकम भी ली है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ली है। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग आना चाहिए। जब हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं तब नॉन ऑपरेटिव आना चाहिए। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम क्या कर देंगे? माइनस। तो 5,000 माइनस 2,000 माइनस, ठीक है? ठीक है। अब ये दोनों माइनस कर दिया, પછી आइए आ बाजू एक्सपेंस बाजू। कहना से प्रॉफिट 42,000 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए और नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस करके लेके आए हम। लेकिन ऑपरेटिंग करा वो तो वांदा नहीं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग कर रहे हो वो चले? क्योंकि हम तो ऑपरेटिंग के लिए चाहिए, तो नॉन ऑपरेटिंग वाले आने। तो ये जो मैंने 42 में से इनको माइनस करा था उनको क्या करना पड़े? सो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस को मैं प्लस कर दूंगा। 10,000 आने 5,000। जरा देखो तो क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? आया 50 आया? 50 आया? अरे बोलो ना। तो समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर मुझे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जानना है तो मेरे पास कितनी मेथड्स हैं? 2। कौन सी 2? कौन सी 2? ऑपरेटिंग इनकम ले लो, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, या तो तुमने जो प्रॉफिट ढूंढा उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अने ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग वाले वो क्या कर दो? प्लस। तो वो दूसरी मेथड, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। कई हमें तुमने इजी कई लागे छे? इजी कई लागे छे? डायरेक्ट। एब्सोल्युटली द डायरेक्ट मेथड इज इजीएस्ट, but the textbook don't follow this method. The reason there are thousands of transactions which a company do, मैंने तो खाली एक लिख के छोड़ दिया। There are thousands of transactions, there are hundreds of items in which a company is dealing. तो वो 100 items का सामान उसने बेचा है, तो वो सारी ऑपरेटिंग इनकम्स की मैं लिस्ट बनाने के लिए जाऊंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट बनाने के लिए जाऊंगा, तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? देयर आर ओनली हैंडफुल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि देखो नॉन कैश वाले, प्रोविजंस वाले, देयर आर वेरी हैंडफुल ट्रांजैक्शंस, तो उससे ये 50,000 हमें फटाफट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक ऑल्सो प्रेफर्स दिस इनडायरेक्ट मेथड।
हम टेक्स्ट बुक में से ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देखेंगे और हमें फॉर्मेट रट लेना है, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन फॉर्मेट को रटवाने के लिए मुझे तुम्हें समझाना तो पड़े ना कि प्रॉफिट में आ बधी इनकम હું કરી છે માઈનસ, કેમ કે તમે જેવું ફોર્મેટ જોશો એટલે અગર તમારામાં બુદ્ધિ હોય તો તમને પહેલો જ પ્રશ્ન આવે કે સર પ્રોફિટ માં ઇન્કમ ક્યારે માઈનસ ના થાય, પ્રોફિટ માં ઇન્કમ તો પ્લસ થાય છે, પણ અહીંયા what are we doing? We are subtracting. Expense we subtract, generally we rather here what are we doing? We are adding back those expenses. and ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक समझ में आया क्यों? 50,000 लावाना था तो खबर पड़ी 50,000 आया केवी रीते, बीजी रीते, इनडायरेक्ट वे। अरे बोलो ना यार। सो प्रॉफिट में से अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दूं तो बचे क्या? सिर्फ ऑपरेटिंग। उसमें से ये वाले जो ये माइनस करके ये जो प्रॉफिट आए थे खर्चे, वो सारे ऐड कर दूं तो फिर खाली मैंने क्या माइनस करा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसा इनडायरेक्ट वे में हो जाता है जो अपनी समझ के बाहर है, इसलिए हमको फॉर्मेट रटना है। तो शुरू करते हैं, फॉर्मेट पे सीधा चले जाओ। थियरी जो पढ़ाने की थी वो मैंने पढ़ा दी। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 ગામ ભરનો ટાઈમ પાસ છે, હું આખો ચેપ્ટર પતાવી દઈશ, એના પછી હું તમને હોમવર્ક માં આપીશ, because when I complete all 3 activities उसके बाद illustration 1 2 3 में ऐसा बोला है ये एक्टिविटी किस में जाएगी, ये फाइनेंसिंग में जाएगी, इन्वेस्टिंग में जाएगी, बताओ, तो वो हम बाद में बताएंगे। पेज 258 पर चले जाओ, पेज 258 पर चले जाओ। जब्बर बड़ा फॉर्मेट दिया है, देखो जबरदस्त, मजा आ जाए। अब देखो ए से अगर हम शुरू करें तो वी आर स्टार्टिंग विद कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो जाते जा रहा है, जाते जा रहे हैं, देखो पेज 259 तक जाते जा रहा है। मिला मिला मिला। देन देयर इज सम पॉइंट वेयर बी हेडिंग आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंटिन्यू होते होते देखो फिर नीचे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ ये एक फुल फ्लेजेड सम है जो तुमको पूछा नहीं जाएगा। तुम्हें क्या पूछा जाएगा? इसके कट के, मतलब या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछेंगे एंड दे आर हैप्पी, और दे वुड आस्क इन्वेस्टिंग, और दे वुड आस्क फाइनेंसिंग। त्रोणे त्रण जोड़े क्यारे पूछा से। इट इज सर आई विल आल्सो लर्न दिस फॉर्मेट कट के। So we'll be doing today only operating activities. नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करना है अपने को। फॉर्मेट पेज नंबर 258 पर। अब देखो उस फॉर्मेट में बहुत सारी आइटम है जो मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट बनाने में लिख दिया है, तो मैं वो समझाते जाता हूं, तुम लिखते जाना। मैं बोर्ड पर नहीं लिखने वाला हूं, मैं ये फॉर्मेट बोर्ड पर नहीं लिखने वाला हूं। तुम स्टार्ट करो, चलो। बेटा स्टार्ट 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 स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट। बेटा हेडिंग मारेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ऐसा हेडिंग लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इनडायरेक्ट मेथड। बेटा सुबह से जिसको पूछता हूं इन दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी लगती है, सब डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन करना किस पर है अपने को? इनडायरेक्ट मेथड से। सो बेटा पेंसिल स्केल लेके तुमने फॉर्मेट बना लिया। सर बाजू वाले से पेंसिल मांग रहा हूं, स्केल कभी लाया नहीं, तो ऐसे ही लाइन मार दूंगा। शुरू करूं?
बेटा शुरू करूं? बेटा check what is the first item. Net profit of the current year लिखा जाए. The first item. Can I say indirect way का वो पहला point है to begin with. Net profit of the current year. Net profit of the current year. Now, but what's the surprising point? Which is the next thing? देखो उसमें से हमने less क्या करे? Non-operating incomes. Now, what is non-operating incomes? The incomes which are generated by not doing our routine day-to-day activities. तो देखो उसमें कौन-कौन सी हैं? Profit on sale of investments. Then profit on sale of interest received on, dividend received on, and rent income of. लिख डालो सारे, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो बैठे बिठाए मिल रही है बिना कुछ मेहनत करे. बिना कुछ मेहनत करे ये सारी इनकम हमें मिल रही है. बेटा डन से बेटा डन से. अब उसमें वो सारी इनकम हमने लेस करके बाद हम ऐड बैक क्या कर रहे हैं? कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड बैक? जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोविजंस हैं एंड जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ऐड बैक करो. चलो नॉन कैश में देखो इट डजंट रिजल्ट इनटू आउटफ्लो, तो वो प्रॉफिट जो हमने डिराइव करा उनको माइनस करके वो गलत है, इसलिए वो सारे एक्सपेंस हम उनमें ऐड बैक कर दे रहे हैं. Provisions are also such that the amount which is kept aside for making payment of tax, but then we are not paying that amount, it's just a provision. So लिखेंगे फटाफट. बेटा तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने ऐड बैक किए जरा चेक करो. कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड बैक करें? डेप्रिसिएशन. कैन आई से डज इट रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश? नो. पैसा कहां जाता है? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. देन इंटेंजिबल एसेट amortized, that is again depreciation on intangible assets. Then fictitious asset written off, loss on sale of asset, वो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उस लॉस को भी मैंने ऐड बैक कर दिया. देन टैक्सेशन प्रोविजन, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑफ, वैसा ही लिखो. टैक्सेशन प्रोविजन ऑफ करंट ईयर, जैसा ब्रैकेट में लिखा है वैसा ही लिखो.
Then transfer to, now transfer to general reserve is what? कि from profit we are keeping aside amount in reserve. તો again એક અકાઉન્ટ में से બીજે અકાઉન્ટ માં પૈસા ટ્રાન્સફર થયા છે, કોઈ પૈસાનું આઉટફ્લો કે ઇનફ્લો થયો એટલે again that has been added, that expense. And last क्या है? what is proposed dividend? क्या होता है बेटा? what do you mean by the word proposed dividend? Now say if I am a public company, I have issued shares to public, then what do I do is कि भाई मैं हर साल मेरे को उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ही वो अपनी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे ना. अदरवाइज व्हाट दे विल डू? दे विल टेक देयर मनी एंड स्विच टू सम अदर कंपनी. तो हमको हर साल उन्हें डिविडेंड क्या देना पड़ेगा? प्रपोज करके कि भाई हम 2 रुपया देना चाहते हैं ये साल, 3 रुपया देना चाहते हैं. तो उनकी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें अगर वो अप्रूव हो गया तो फिर वो डिविडेंड हमें लोगों को देना पड़ता है. तो प्रपोज डिविडेंड इज व्हाट? कि द कंपनी प्रपोजेस द डिविडेंड एवरी ईयर टू इट्स शेयर होल्डर्स. तो वो भी हमने ऐड बैक कर दिया है. फिर और क्या ऐड बैक किया? फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, वो ऐड बैक करे तुमने? करो करो, क्या कर रहे हो? ऐड फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड. तो वो भी हमने इसमें ऐड बैक क्यों कर दिया? क्योंकि ये एक्सपेंस फाइनेंस एक्टिविटी के रिलेटेड है. कौन सी एक्टिविटी के रिलेटेड है? फाइनेंस. तो ऑपरेटिंग में वो माइनस नहीं होने चाहिए थे, इसलिए हमने उन्हें ऐड बैक कर दिया. ऑपरेटिंग में माइनस ना था જોઈએ क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी માંથી माइनस થશે આ. तो यहां पर जो भूल से हमने माइनस कर दिया तो वापस उन्हें क्या करेंगे हम? ऐड बैक. અને પછી जो वी रीच टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन. पहुंचो पहुंचो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर changes in working capital. Operating profit before changes in working capital. ठीक है. अब बेटा उसके नीचे 2-3 आइटम लिखिए, पहले मेरे को समझानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़नी. इधर ध्यान, इधर ध्यान. हमें अभी तक क्या मिला? हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन. अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रेशियोज पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें समझाया. रेज योर हैंड. व्हाट वाज वर्किंग कैपिटल? हर्षित, वो तो उसका फॉर्मूला है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. बट आई एम आस्किंग व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? नाउ कैन आई से द कैपिटल व्हिच आई रिक्वायर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. रूटीन एक्टिविटीज करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो मेरा क्या है? वर्किंग कैपिटल. और उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. क्या है? करंट असेट्स माइनस. तो कैन आई से वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड बाय करंट असेट? इज इट अफेक्टेड बाय करंट लायबिलिटीज? यस. तो करंट असेट्स में कुछ अगर होगा चेंजेस तो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होंगे. करंट लायबिलिटी में कुछ चेंजेस होंगे तो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होंगे. यस. तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की वजह से अगेन देयर कैन बी कैश इनफ्लो और देयर कैन बी कैश आउटफ्लो. एग्जांपल देता हूं, जरा समझो. करंट असेट्स के मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जरा समझो. मेरे डेटर्स थे 50,000 के. कितने थे? और वो कम होके हो गए 5,000. क्या से करंट असेट में कुछ चेंज आया? तो वर्किंग कैपिटल में भी कुछ चेंज आएगा. तुम बताओ क्या चेंज आएगा? मुझे बताओ, मुझे पता नहीं है, तुम बताओ. हमने अभी सीखा वर्किंग कैपिटल किस पे अफेक्ट करता है? करंट असेट से, करंट लायबिलिटी से. एग्जांपल दे रहा हूं. डेटर 50,000 से 5,000 हो गए, मतलब करंट असेट में कुछ परिवर्तन आया. तो मैं पूछ रहा हूं इससे वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा? हमारे ऑफिस से डिक्रीज हो जाएगा.
proud of you. Everybody is giving that the same answer, but that is wrong. सर डिक्रीज कैसे हो नहीं हो रहा है? इधर ध्यान, बुद्धि वगैरह ना हो, यहाँ ध्यान. Who is a debtor? Who is a debtor? जिससे पैसे लेने हैं, जिससे पैसे. बेटा मेरे को पूछो, तुम सारे मेरे कौन हो? डेटर्स तो तुमको देख के ही मेरे को मजा आ जाता है, क्योंकि तुम सबसे पैसे लेने हैं, तुम मेरे डेटर हो. तो तुमसे अगर 50,000 लेने थे और अब सिर्फ 5,000 लेने हैं, इसका मतलब यू पेड मी हाउ मच? 45,000 you paid me. So if you pay me 45,000, my working capital बढ़ जाएगा ना? हैं? सर मैं तो डेटर के व्यू पॉइंट से बता रहा था. तुम समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यहां पर जो मेरा करंट असेट था डेटर, वो कम हुआ ना. वो कम हुआ तो अच्छा है, उसने हमको पैसा दिया, बिजनेस में पैसा आया तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा. श्योर? वन मोर. बिल्स रिसीवेबल 20,000 के थे, बढ़ के 50,000 हो गए. बिल्स रिसीवेबल 20 के थे जो बढ़ के 50 के हो गए. मतलब बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है. तो बेटा वर्किंग कैपिटल में क्या होएगा सर? वर्किंग कैपिटल में क्या होएगा? हाउ मेनी ऑफ यू से डिक्रीज? डिक्रीज काय को? हाँ तो बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट. यहां पर जरा समझो, वो और मैं बात कर रहे थे, तुम तो कुछ और ही करो. 20 से वो अगर 50,000 हो गया, मतलब हमने लोगों को उधार पर सामान दिया है, પછી એના નામનું बिल फाड़िયું. अरे बोलो नहीं यार. तो मैंने अगर किसी को उधार पर सामान दिया, तो मान लो अगर उसको 30,000 का सामान क्रेडिट पर दिया है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल 30,000 वहां ब्लॉक हो गया ना. કેમ કે પેલો નબળો પૈસા નથી દેતો, ઉધાર પર વેચેલું છે, તો my amount that much is blocked. So if that amount is blocked, that amount is not available in the business, so my working capital decreases. My working capital decreases. સર લોજિક નથી સમજા તો બીજી કોઈ તરીકો છે? લોજિક નહીં તો મેજિક સમજો. તમારે શું યાદ રાખવાનું? તમારે કરંટ અસેટ ડિક્રીઝ તો વર્કિંગ કેપિટલ, અને કરंट असेट इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल. बस इतना याद रखने का. हमको पहले वो फॉर्मेट को लेने का, ने फिर ये ऐसा हम एरो કે હું સીએ ક્યારે નહીં કરું એટલે વર્કિંગ કેપિટલ વધશે ને અગર કરીશ તો લેવાઈ જઈશ. So you remember by this way, I don't mind. I'm making you understand the logic. ने बुद्धि चलाओ ना. डेटर ने अगर पैसा दिया तो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा. यहाँ पर हमको किसी को उधार पर सामान लेना पड़ रहा है, मतलब मेरा कैपिटल वहां पर उतना ब्लॉक हो गया, तो दैट अमाउंट इज नॉट अवेलेबल इन द बिजनेस, तो माय वर्किंग कैपिटल गोज डाउन. श्योर? वन मोर. करंट लायबिलिटी तो रही यूज है बेटा, करंट लायबिलिटीज. नाउ करंट लायबिलिटीज में जरा यहां ध्यान दो. क्रेडिटर्स हैं हमारे, कौन है? 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, वो हो गए 15,000 के. देखो करंट लायबिलिटी में कुछ परिवर्तन आया है. करंट लायबिलिटी में परिवर्तन आया है. From 20,000 it became 15,000. Current liability decrease. Very good. but बेटा ये नहीं कि वर्किंग कैपिटल નું વર્કિંગ કેપિટલ
क्रेडिटर्स फ्रॉम 20,000 टू नाउ इट इज 15,000, तो ए ओछा थाया, तो वर्किंग कैपिटल व्हाई डिक्रीज? हाँ, हमने क्रेडिटर को 5,000 का पेमेंट, क्रेडिटर को 5,000 का पेमेंट ना, अगर हमने पेमेंट कर दिया तो उतना कैश आउटफ्लो हुआ ना, सो अपना वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। अब मान लो बिल्लू पेएबल है, 30,000 से मैंने 50,000 कर डाले, बिल्स पेएबल बढ़े, वर्किंग कैपिटल क्यों? कहना से हमने लोगों से उधार पर सामान ले लिया है, अपने बिजनेस में वापर रहे हैं, वो पैसे हैं किसके? दूसरों के। और अपने को ऐसा ही करने का ना सर, अपने को इधर अपने करंट एसेट पे ज्यादा फोकस नहीं करने का, करंट लायबिलिटी मंगाओ, लोगों से उधार पर पैसा मंगाओ, तो अपना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। श्योर? तो अवे सर मैजिक वाળું શું છે આમાં? करंट लायबिलिटी if it is increasing, working capital will also increase. Current liability decrease, तो working capital will also decrease. Sure? Now तुम कहां थे देखो फॉर्मेट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब उसमें दो चीजें उन्होंने प्लस करी। प्लस क्या करी है देखो, अगर करंट एसेट गिरा ने करंट लायबिलिटी बढ़ा, देखो ऐसा लिखा है, अरे माइनस क्या करो, माइनस करंट एसेट इंक्रीज अने लिख डालो। बेटा एरो याद रहेंगे, करंट एसेट के साथ वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ऐसा याद रखो, और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अनलेस But are you getting? पैसे आए पैसे गए? श्योर? बेटा पैसे आए पैसे गए, श्योर? અને બેટા હજી એક લાસ્ટ આઈટમ છે, બેટા उसको સ્ટાર કરો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। શું કહે છે બેટા? उसको સ્ટાર કરો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈટમ। શું કહે છે? टैक्स पेड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लेस क्या करा? टैक्स पेड फॉर द प्रीवियस ईयर, लिख लो वो भी, लेस टैक्स पेड फॉर द प्रीवियस ईयर। टैक्स पेड फॉर द प्रीवियस ईयर। अब बेटा इसका मतलब क्या? टैक्स पेड फॉर द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या जरा समझो। बिजनेसमैन ने अपनी जो गवर्नमेंट है उनका टैक्सेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। गवर्नमेंट का अपना टैक्सेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है। मान लो इफ वी आर इन द ईयर 2018-19 एंड देन 2019-20, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बेटा तू पूरी मेहनत कर, क्या करने के लिए? टू अर्न इनकम। तो तुम बेटा मेहनत कर रहे हो इनकम कमाने के लिए, कौन से ईयर में? 1 अप्रैल से तुम बेटा लग पड़े हो 2018 31 मार्च तक मेहनत किए जा रहे हो, क्या कमाने के लिए? इनकम। फिर सरकार क्या बोलती है? बेटा तूने बड़ी मेहनत करी इनकम कमाने के लिए, अब उस इनकम पर तेरे को क्या भरने का? टैक्स। लेकिन वो कब भरने का? इन द ईयर 2019-20। मतलब यहां पर 30th September is the deadline. 30th September is the deadline where I pay tax of which year? The previous year in which I earned the income.
क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए ना कि तुमने कितना पैसा कमाया, उसके बाद ही तुम उसका टैक्स पे करोगे ना। सो इफ इन द करंट ईयर इफ आई एम पेइंग टैक्स, इट विल बी ऑलवेज फॉर द प्रीवियस ईयर। तो दैट्स व्हाई इट्स द लॉजिक कि वहां पर हमने इनकम टैक्स भरा ऑफ विच ईयर, प्रीवियस ईयर। है हम करंट ईयर में ही, लेकिन हमेशा करंट ईयर में टैक्स भरेंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस ईयर का टैक्स कब भरेंगे? नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो सरकार क्या बोलती है, पहले इनकम अर्न कर लो और उसके बाद जो ईयर आया उसमें तुमको उस इनकम का क्या पे करना है, टैक्स। तो वो हम लेस कर देंगे, तो देखो लास्ट आइटम अपने को मिल जाएगी। बट विच इज द लास्ट आइटम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। लिख लो, वो लेस करेंगे तो हमको अपने को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। Will get cash flow from operations. बट तुम्हारा क्या काम रहेगा, तुम्हें ये जस्ट खाली फॉर्मेट याद कर लेना है। अगर तुमने कर लिया तो कल हम आराम से फटाफट इस पर सम स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है।